आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो और इसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं हमारे शिफ्ट 3 का 18 अप्रैल को जो शिफ्ट 3 कंडक्ट हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी वीडियो सीरीज बना रहा हूँ आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और बनाते जा रहा हूँ उस पर लगातार वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट इस हमारी वीडियोस में आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि CHSL का एग्ज़ाम बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है और वैकेंसी आने वाली बहुत शानदार आपके लिए, तो उसके भी लिए भी हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पैटर्न प्रैक्टिस कराएंगे आपके लिए। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर, क्योंकि लगातार हम इस टाइप की शानदार वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी को बहुत शानदार तरीके से अच्छा बना सकें। ठीक है, ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे फ्री है, ये 100% फ्री है। ऐप की लिंक नीचे दी हुई है, डाउनलोड कर सकते हो आप। देखिए, और अगर आप और ज़्यादा वीडियोस का लाभ उठाना चाहते हो तो ये सभी वीडियोस फ्री हैं, टोटली अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इन सभी का भी लाभ ले सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत शानदार एनालिसिस हुआ है हर चीज़ का, सभी के सभी वीडियोस को आप देख सकते हो। देखिए, बिना टाइम गवाते हुए हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक संख्या n को जब 6 से विभाजित करने पर 2 से शेषफल प्राप्त होता है, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए, कोई संख्या n है, अगर मैं उसको 6 से विभाजित कर रहा हूं तो कितना शेषफल बनना है, 2। ठीक है, 2 शेषफल बनना है। मतलब अगर मैं इस कंप्लीट नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा, एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से डिवाइड करूंगा, तो देखिए अगर n को डिवाइड करूंगा 2 तो बचेगा ही, तो मतलब मेरा इस जगह पर 6 लिखने का कोई मतलब नहीं है। सॉरी, n की वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे 2, क्योंकि देखिए 2 शेषफल बच रहा है, तो डेफिनेटली n को भाग दूंगा तो भी 2 शेषफल बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 की वैल्यू रखता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस n की जगह 2 रखा प्लस 2 अपॉन में 6। ठीक है, सम कितना होता है, 8/6, 6 से भाग दिए, 6 कम 6, 2 शेषफल बचा, ये आ जाता है मेरा आंसर। 2 मेरा आंसर है। प्री में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम पर केवल आपको इसी टाइप के थोड़ा लो लेवल वाले क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, और जो एडवांस लेवल होता है वो सभी आपको मीन्स में देखने को मिलेंगे इसके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी, किस पर बेस्ड है, अपना बॉड मास पर बेस्ड है। देखिए 3 में 1 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 2 जा 6, 6 5 जा 11, 11 में 2 गया तो 9। ऊपर कितना आया, 9। ऊपर 9 है तो केवल यही वाला मेरा ऑप्शन है, केवल 9 ऊपर इसी में है। देखिए आप 4 4 19, मतलब कि 9 कभी भी 19 या 4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर है ये वाला। ठीक है, न्यूमरेटर से भी आप आसानी से इसे पहचान सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन किसका है, अपना LCM और HCF का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और उनका HCF, LCM है वो HCF का 22 टाइम्स है, मतलब जो LCM है वो HCF का 22 टाइम्स है। मतलब कि अगर मैं देखूं तो LCM अपॉन में HCF इज इक्वल टू 22 अपॉन में बनाया। ठीक है, 22 अपॉन में बनाएगा। यदि एक संख्या 132 है, LCM और HCF का योग 276, कितना है, 276। LCM प्लस HCF का सम कितना दे रखा है, 276। मैंने देखा कि 22 और 1 कितना होगा, 23। तो 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 276। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 12 आ गई। 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा एग्जैक्ट LCM आ गया और ये मेरा एग्जैक्ट HCF आ गया। अब यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ। अब वो कह रहा है कि यदि पहली संख्या 132 है तो दूसरी बताइए। आप ये भी फॉर्मूला जानते हो क्या, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCM। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन होता है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको जस्ट वैल्यू पुट करना। पहली वैल्यू मेरी कितनी थी, 132 थी, और सेकंड मुझे फाइंड करना है LCM मेरा कितना है, 22 इंटू 12 दे रखा है, और HCM मेरा 12 अकेला। ठीक है, अब मैंने देखा 12 से ये काटूंगा तो कितना आएगा, 11, और 11 से ये काटूंगा तो 2 आएगा, और देखिए 2 इंटू 12 कितना आएगा, 24। मतलब कि मेरा सेकंड नंबर क्या है, 24 मेरा सेकंड नंबर आ जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये वाला, LCM और HCM पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो मेथड लगा रखे हैं, पहला तो फॉर्मूला और दूसरा अपना कॉन्सेप्ट लगा रखा है, L और H का रेशियो देकर। देखिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अपना बेसिकली बिलोंग करता है कहाँ से, परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, और परसेंटेज में भी एक डेफिनेट टाइप होता है कास्टिंग वोट, तो उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं दिया। ठीक है, पंजीकृत मतलब जो रजिस्टर्ड हुए उसमें से 5% ने तो अपना दिया नहीं, वोट नहीं दिया 5% लोगों ने। ठीक है, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया, मैंने देखा तो केवल 95% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया। देखिए 10% ने वोट या तो अमान या नोटा के पाए गए, मतलब जो 10% थे ना, जो बचे हुए 95% बचे, 95% बचे, उसमें से 10% वोट को हटा दो। देखिए अब बात चल रही है कितने वोट कास्ट हो गए, मतलब कितने वोट डाल दिए गए। मैंने कहा 95 डाल दिए गए, इसका 10% अमान्य हो गए, 10% अमान्य कर दिए गए, मतलब काउंट ही नहीं किए गए। तो कितने बचे, 90% बचे। 90% ऐसे बोले जिनका यूज किया जा रहा है। 90% का मतलब होता है 9/10। ठीक है, ये कौन से वोट हैं, जो डाले गए हैं, जो काउंटिंग होंगे। अब देखिए इतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतने से जीता। ठीक है, देखिए अगर उसने 60% मिले, किसको, जो जीता वो, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 40%। लूजर को कितने मिले होंगे, 40%। ठीक है, अब बताइए कि जो जीतने वाला कितने से जीता होगा। मैंने देखा कि वो जीता है 20% से, वो 20% से जीता है। 20% कितने से जीता, वैल्यू कितनी दे रखी, 17,271 वोट से जीता है, और परसेंटेज में देखा 20%। मतलब अगर मैं इसका 20% निकालूं, मतलब कि 1/5 निकालूं, तो आंसर आएगा मेरा 17,271। बस कुछ नहीं करना, 5 से काटोगे तो ये 19% आएगा, और 19 से काटोगे तो ये 19 नंबर 171 0, और 19 नंबर 171, और 9 से काटोगे तो 101। 1% की वैल्यू आ जाती है। ये 10 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना, मतलब 1010। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101000। 101000 सी वाला मेरा आंसर हो जाता। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन बेस्ड था मेरा, बेसिकली परसेंटेज का क्वेश्चन था बस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 2-3 जगह उसने घुमाया, लेकिन पहुंचा केवल 17,271 पर। कितने से जीता, आपको ये निकालना था मेनली इस क्वेश्चन में। देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर, मतलब कि मार्केट प्राइस पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि सीपी इतना है तो एमपी बताइए। मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको बहुत बार, कि जब भी सीपी, एमपी, प्रॉफिट और डिस्काउंट, ये 4 वैल्यू दे रखी हो, इनमें से 3 दे रखी हो, चौथी पूछी तो आप आसानी से फॉर्मूला उससे निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए सीपी से एमपी का रेशो क्या होता है, ये फॉर्मूला है, बहुत शानदार है। 100 माइनस का डी और 100 प्लस का पी। जस्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, डायरेक्ट सीपी से एमपी का रिलेशन देता है ये अपने को। सीपी कितना है, 500, ये एमपी दे रखा है। डिस्काउंट कितना, 10% का दिए तो 90 हो जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट 117, 10% की छुट्टी तो 90 है यहाँ। ठीक है, सही है। 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर में 1 0 आ रही है, ये इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, मैं काट लेता हूँ फिर भी। 9 एकम 9 आया, और 9 30 27, 13 पंजे 65,
650 मेरा आंसर आ जाता है। MB का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये आ गया 650 मेरा आंसर आ जाता, मतलब उसकी मार्केट प्राइस 650 रुपये थी। ठीक है, मुद्रित मूल्य। ये जस्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना था बस। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता, मतलब कि उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस पर सिंपली 1800 रुपये मार्केट प्राइस लगा दी। मार्केट प्राइस कितनी हो जाती मेरी, 1800 रुपये। अब देखिए क्या कह रहा है वो, और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। कितने पर बेच देता, 15% की छूट देकर उसे सेल कर देता है। अब देखिए डीलर के नगद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। ठीक है, मतलब उसे 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट फिर से मिल गया। देखिए 15 तो मिला, ये 8 का और मिल गया। तो डीलर निर्माता को कितनी राशि देता है, डीलर निर्माता को कितनी राशि देता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस पूछ गई है। अब आप ये भी जानते हो कि कैसे निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, पहले तो आपको कंबाइंड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, और आप ये जानते हो D1 प्लस D2 माइनस का D1 D2 अपन 100, ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का सक्सेसिव फॉर्मूला, शानदार कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंट को कंबाइन करना आपको आना चाहिए। ये देखिए 8 और 15 को ऐड कर दिए, कितना आएगा 23, माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 120, और 120 आएगा, 120 को 100 से भाग दोगे तो 1.2 आएगा। अगर मैं 23 को 1.2 से घटा दूं तो मेरा आएगा 21.8%। समझिए आप इस लाइन को समझिए, क्या कह रहा है कि अगर मैं जो डिस्काउंट दे दूं तो वो डिस्काउंट कहलाएगा 21.8% का डिस्काउंट। अगर मान लीजिए कि अगर मैंने मार्क प्राइस 100 की तो मैंने 21 का तो से 21.8 का तो डिस्काउंट दे दिया। तो आप बताइए अगर मैं 100 में से 21.8 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा जस्ट सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 120 करोगे तो कितना आएगा 78.2%। ठीक है, ये आ गई, ये क्या आ गई सेलिंग प्राइस, ये क्या था डिस्काउंट, और MP कितनी थी 100%। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस, जस्ट आपको इसका 78.2% निकालना है। देखिए 1800 का 78.2 निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 18 का गुणा इसमें करना है। तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल की 3, 18 144 और 3 147 की 7 हासिल की 14, 18 छठी 84 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 7 126 126 और 4 130 140 और यहाँ डेसिमल लग जाए 1407.6, मतलब कि 1408 मेरा आंसर आ जाता है। अप्रोक्सीमेशन से था, थोड़ी सी लिटिल बिट वैल्यू अपनी इधर उधर हो रही है, बाकी आंसर अपना करेक्ट है। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रम से 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 3008 मिल जाए तो 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि कितनी है, बताइए। देखिए तरीका बताता हूं, बहुत शानदार। मान लीजिए कि इसी 2 भाग में विभाजित कर दिया गया, 17,200 रुपये थे मेरे पास, इसी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। किस में, 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 2 वर्ष बाद 3008। देखिए ये ब्याज मेरा 2 साल का है, अगर आप 1 साल का ब्याज देखो तो कितना आएगा 1504 ब्याज बनना 1 साल का। ठीक है, 1504 ब्याज मिल रहा, 1504 1504। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर उसे कितना लगाया 8% की रेट लगाई, कितने की, दूसरे पर उसे लगाई 10% की। अब देखिए उसने पूछा क्या मेरे से, उसने पूछा कि 8% पर कितनी राशि उधार दी गई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। 8 को 10 के इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे आप, जस्ट सिंपली 2 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये 10% और ये भी 10%। अगर मान लूँ मैं 17,200 पर अगर मैं 10% का ब्याज मिलता मुझे, मान लीजिए 10%, तो 17,200 का 10% कितना होता है 1720।
इतना मिलता। देखिए इतना मुझे मिलता जब 10% रेट होती, जबकि मिला कितना 1504, मतलब कुछ ज़्यादा है। तो वैल्यू ज़्यादा कितनी है, 6, 1, रुकना 1 सेकेंड, 10 में से 4 गई तो 6 बचा, 1 और 7 में से 5 गई, 216, 216 आ गई। 216 किसकी वैल्यू देखिए, जो रियल वाला 206 कम है, जो रियल वाला ब्याज था ना, रियल वाला ब्याज 206 कम है, जो अपने निकाला ना 10%, उससे 206 कम है। इसका मतलब क्या है कि 206 कम क्यों है, 216 कम क्यों है, क्योंकि मैंने 2% एक्स्ट्रा रेट ले ली थी फर्स्ट वाले की, मैंने फर्स्ट वाले की एक्स्ट्रा 2% ले ली थी, इसीलिए 216 आया, इसीलिए ऐसा आया। ठीक है, तो 1% के लिए क्या करोगे, 108। अगर फर्स्ट का 100% चाहिए हो तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 108, 20 और, तो ये मेरा आंसर आ जाता है डी। ठीक है, आसान था, बस आपको परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट आता है जो तोड़ने वाला, वो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में आपको लगाना आना चाहिए अच्छे से कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की अनुपात से 8:3 थी, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये था प्रेजेंट, अब वो कह रहा है इससे 3 साल पहले रेशो था 8:3, इससे 4 साल बाद, 4 साल बाद रेशो था मेरा 11:5। ठीक है, मतलब कि, मतलब देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मैंने देखा कि 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। पहले तो आपका ये काम है क्या, कि इन दोनों के डिफरेंस को सेम बनाना है, और डिफरेंस सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, अगर ये 6 दे रखा है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 8 48 और 6 3 18, 6 8 48, 6 3 18। देखिए अब ये 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो 11 5 55 और 11 5 वो 5 11 5 5 11 55 और 5 25। देखिए देखिए गौर से, तो 7 की वृद्धि हो रही, कितने की, 7 की। इसमें भी कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई, मतलब कि जो 7 यूनिट का इंक्रीमेंट है वो 3 और 4 7 साल के बराबर है। ठीक है, तो आप बताइए प्लस 3 साल का इंक्रीमेंट किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और 1 साल का इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 के बराबर। देखिए 1 की वैल्यू 1 आई है, तो 48 की वैल्यू कितनी आएगी, 48 ही आएगी, मतलब उसका जो फादर था वो 48 साल का था इस टाइम पर। ठीक है, लेकिन वो मेरे से पूछ रहा है कि बताइए 3 साल बाद कितना था, 3 साल के लिए जस्ट प्रेजेंट में पहुंचना पड़ेगा, और मुझे फादर की आयु में 3 ऐड करना पड़ेगा, और 18 और 3 51 होते हैं, मतलब कि वर्तमान में जो पिता की आयु है वो 51 साल का है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको रेशो वाला सेक्शन बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, और आप उसे अप्लाई कर सको अच्छे से एज वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन क्या, 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है, निम्न में से कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसे बेसिक से बनाओगे, बेसिक के लिए पहला नंबर x, दूसरा x+1, दूसरा x+2, x+3 ऐसे मानोगे, सम 22.5, औसत 22.5 गुणा 18 करोगे तो सम आ जाएगा, ऐसे ऐसे हद से ज़्यादा लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, मैंने देखा कि 18 नंबर है, मतलब कि 9 संख्याएं इधर होंगी, 9 संख्याएं इधर होंगी, और बीच में 22.5 दे रखा है, एक वर्ड बोला उसने पूर्णांक। ठीक है, आप जानते हो कि सम संख्याओं का रेशो लेंगे तो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, आप बताइए कि ये वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, ये जो फर्स्ट वाली होगी कितनी होगी, 23। जो 9th वाली संख्या है, इधर से 9th वाली संख्या वो 23 होगी, ये वाली कितनी होगी, 22 होगी। हाँ, अब वो देखिए, अब वो क्या पूछा, निम्न में से कौन सा उपसमुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। देखिए एक तो मैंने ले ली, अगर मैं इसमें +8 कर दूं, +8, तो मैं 9th वाली पहुंच जाऊंगा सबसे बड़ी वाली पे, कितना होगा, 8 और 3 31, 31। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पूछता मेरे से कि नहीं कि आप छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे, -8 कर दोगे, -8 करोगे तो कितना आएगा, 14। ये ऑप्शन ये भी दे रखा है 14 वाला भी। ठीक है,
आ गया आपका आंसर है अपना 31। जस्ट सिंपली इसने पूछा था कि सबसे बड़ा क्या है, इसीलिए प्लस 8 कर दिए, मेरा मेरा आंसर आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 21 दिनों में, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा, या कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट ए प्लस वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें। तो 15 गुणा 21 ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 काट ली। किससे कट जाएगा ये, 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 3 काटिए, 9 से हो गया, 9 चौक 36, 5 7 35 बटे 4, 35 बटे 4 का मतलब क्या होता है, 6 चौक 24 नहीं 8 चौक 32 और 3 35 बटे 4। हाँ है डी मेरा आंसर आ जाता है। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। तो टाइम एंड वर्क का बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछा था इसमें। अब देखिए ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे से किसका क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का बहुत शानदार पैटर्न इसमें यूज़ किया गया है। देखिए आप बेसिक से इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, किसी भी तरह से लगा पाओ आप। देखिए अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में करता है। ठीक है, मतलब वो अगर अप स्ट्रीम जाता है 33 और डाउन स्ट्रीम आता है 35, तो वो टोटल 8 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, मैं इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में फिर से डाउन स्ट्रीम में गया 44 किलोमीटर और अप स्ट्रीम आया 28 किलोमीटर और टोटल चला सेम टाइम में, मतलब 8, फिर से टाइम 8 लगा। तो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी ज्ञात करने में कितना समय लगेगा। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, लिख के बता देता हूँ कैसा। देखिए 33 वो डाउन स्ट्रीम गया और 35 वो अप स्ट्रीम गया, मतलब 8, फिर कितना लगा, 8 टाइम लगा, 8 घंटे। फिर धारा की दिशा में 44 गया, वो फिर से डाउन स्ट्रीम में गया 44 और अप स्ट्रीम में 28 गया, तो अभी से 8 लगे। ठीक है, अब मेरे से ये पूछ रहा है अगर मैं 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाऊं और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाऊं तो कितना टाइम लगेगा। देखिए अगर आप देखो, पहला तरीका आप इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डाउन स्ट्रीम की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए मैंने कहा जो 33 है इसी को डिवाइड करना चाहिए, बस 11 इंटू 3 होना चाहिए। इसमें मैंने देखा ये 11 इंटू 4 है, तो मैंने देखा कि डाउन स्ट्रीम यहाँ पर 11 है और डाउन स्ट्रीम में यहाँ भी 11 है, मतलब कि कहीं ना कहीं 11 इसका मल्टीपल रहा होगा, मतलब डाउन स्ट्रीम मेरी कितनी है, 11 है। ठीक, अब स्ट्रीम देखिए, अब स्ट्रीम देखिए, अब स्ट्रीम कितना रहा होगा, अब स्ट्रीम की स्पीड देखिए 7 इंटू 5 से बनाइए और 28 किससे बना है, यू डिवाइड कर रहा होगा 28 को, मतलब कि 7 चौक 28, तो ये देखिए ये 7 आ गया। देखिए आप क्या करोगे, एक बार मैंने 11 निकाला डाउन स्ट्रीम, एक बार ये 7 निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे ये देखना कि ये 11 और 7 सही निकले कि नहीं। देखिए 11 3 33, 3 प्लस 7 पंजा 35 प्लस 5, देखिए 3 और 5 8 होता है, मतलब कि जो मैंने हिट एंड ट्रायल लगाई है 11 में, जो मैंने माना है कि डाउन स्ट्रीम 11 हो सकती है, तो वो मेरे अजम्पशन सही है। तो मैं इसे करूँगा तो 11 5 55 प्लस 7 दूनी 14 आएगा, तो 5 और 2 7 घंटे मुझे लगेंगे। ये मेरा आंसर आ जाता। बेसिक से आप इसे बिल्कुल नहीं करोगे, लॉजिक लगाओगे। अगर ये वाला भी नहीं लगता तो दूसरा लगाते। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करोगे, बहुत डिफिकल्ट बनता है ये क्वेश्चन सॉल्व करके। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक, कुछ ही नहीं है इसमें। तो रूट एक्स माइनस ये दे रखा है, तो अगर मुझे एक्स प्लस 1/x दे चाहिए हो तो क्या करूँगा मैं, इसका स्क्वायर कीजिए, +2 कर दीजिए, मतलब 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इसको चाहिए तो कितना करूँगा, क्या करूँगा मैं, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, मतलब 25 माइनस 2 23। अगर मुझे इसका भी स्क्वायर करना हो, एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो क्या आएगा, 23 का स्क्वायर माइनस का 2, मतलब 529 में 2 गया तो 570। ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत शानदार था, इसमें जस्ट सक्सेसिव करना था, एक तरह से लगातार एक ही रिपीट स्टेप को रिपीट करना था। अभी क्वेश्चन आता है मेरा किसका, ये है मेरा सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी पे डिपेंड करता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं।
और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या कि ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, अब इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे एक दो लगातार। देखिए, तो समरूप ट्रायंगल थे, मतलब कि सिमिलर, पी क्यू आर और एम एन टी, ये क्षेत्रफल है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 196 और एम एन टी का कितना है 169। देखिए, यदि पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा 28 है, 28 है, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी भुजा 28 है और इसकी सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करना है। देखिए, ये वाला रेशो दे रखा है एरिया के फॉर्मेट में, अगर मुझे इसे साइड के फॉर्मेट में लाना है तो आप जानते हो कि मैं इसमें अंडर रूट ले लूँगा, अंडर रूट लूँगा तो कितना आ जाएगा 14/13 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मेट आ गया, किसका किसका आया बताइए, साइड का। देखिए, 14 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 28, तो आप बताइए 13 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। और 14 के कॉरस्पॉन्डिंग 28 है तो 13 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, देखिए 14 दूनी 28, 13 दूनी 26, ये मेरा आंसर आया था 26। क्वेश्चन था सिमिलरिटी को, आशा करता हूं आपका आता होगा, फॉर्मूले से भी आप इसे कर सकते हो। देखिए, ये किसका क्वेश्चन है, ये है अपना सर्कल का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक है ये। डायग्राम सब कुछ दे रखा है, क्या ए बी एक केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 है, ये 15 है, और वृत्त पर बिंदु टी इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा ए बी को ओडी बिंदु सी पर विभाजित करती है, ठीक है। देखिए, ये वाली क्वाड है 24 की, कितनी है ये 24 की, और यहाँ पे एक पॉइंट है सी, सी है, ये लिखा है ना, ए बी को ओ डी सी पर डिवाइड करता, समविभाजित करता, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए, अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ट्रिपलेट लगा देंगे, 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितनी होगी 9। रेडियस कितनी दे रखी 9, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी 15, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15, और यहाँ से यहाँ तक की 9। पूछा क्या इसने, सी डी, उसने ये वाला पार्ट पूछा मेरे से, ये वाला पार्ट, तो अगर मैं 15 में से 9 माइनस कर दूंगा, देखिए ये वाला पार्ट पूछा उसने मेरे से, ये वाला पार्ट, देखिए पूरा कितना है 15, यहाँ से यहाँ तक कितना है 9, 15 में से 9 गया तो 6, मेरा आंसर आ जाता है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का भी था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्शरेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलती है एपीसी 38 है, क्या एपीसी 38 डिग्री है, तो पीसीबी का माप बताइए, पीसीबी, पीसीबी ये वाला पूछा है, क्या करोगे। देखिए, अगर ये 33, आप ये भी जानते हो कि ये वाला टोटल एंगल 90 का होता है, कितना होता है ये 90 का होता है, क्यों, आप जानते हो कि एक टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, एक टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 38 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 38, कितने है वो 90 में से माइनस कर दी थी तो 52 आएगा, ये एंगल कितना आएगा 52 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा 52 डिग्री। अब देखिए, आप गौर से देखिए तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल भी x है, दोनों इक्वल होंगे, क्यों, ये रेडियस, रेडियस के सामने इक्वल, रेडियस के सामने इक्वल। अब ए ओ सी बी एक ट्रायंगल बन जाता है जिसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल भी x है और तीसरा एंगल 52 डिग्री है। अगर आप देखोगे सॉल्व करके तो 180 सम आएगा, मतलब कि 2x की वैल्यू 180 माइनस 52, 180 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 128 डिग्री आएगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास 64 डिग्री आ जाती है, x आ जाता है 64 डिग्री। और आप मैंने ये बताया था कि कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल कितना था 90 का, और ये वाला पार्ट पूछ रहा है मेरे से, मैं एक बार मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या देखिए, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला कितना आया 64, तो ये इस वाले के लिए क्या करूंगा मैं 90 में से माइनस कर दूंगा, 90 माइनस 64 डिग्री आप करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 26 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, आसानी से कर लोगे आप इसे, बस इसमें आपको एंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये पूछ रहा मेरे से ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है जो पी एस क्यू आर पी का समद्विभाजक है, पी एस क्यू आर पी का समद्विभाजक है, मतलब इसने एक बात क्लियर कर ली कि इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी, क्या लगेगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
मैं जानता हूं कि अगर मैं पी क्यू और पी आर का रेशियो लूं, देखिए इसने पूछा क्या है, मेरे से पी आर पूछा है, ये दे रखा है, तो इक्वल में क्या करूंगा, देखिए क्यू एस कितना दे रखा है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखा है, ठीक है। क्यू आर कितना दे रखा है 7, क्यू आर दे रखा है मेरे पास 7। अगर देखिए ये 7 है तो ये कितना बचा होगा, ये 4 बचा होगा, ठीक है, ये पता चल गया। पी क्यू बटे पी आर बराबर क्यू एस बटे में एस आर होगा। ये स्टेटमेंट है अपना इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। पी क्यू बटे पी आर लिखिए, 12 बटे पी आर बराबर 3/4। मैंने देखा कि टी चौक 12, 4 गुना तो 4 चौक 16, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, हो गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन सिंपल था। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के मैंने इसे कर लिया, और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, आयतन वगैरह दे रखा है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो जो भी इसने पूछा है। बढ़ते हैं बिना टाइम गवाते हुए अपने शानदार क्वेश्चन पे। शानदार नहीं, ये भी सरल ही है वैसे तो, आप इसे भी कर सकते हो। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, द एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज दिस इज दिस। एरिया बताना, और एरिया क्या होता है आप जानते हो, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल बी बी एच और एच एल। 20 गुणा 10 कीजिए, कितना आएगा 200। 10 गुणा 8 कीजिए, कितना आएगा 80। 160 आएगा, ये कितना आएगा 160। 160 और 80 कितना हो जाएगा मेरा 240। 240 और 200 440। 440 का 2 में गुणा करोगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 880। ये भी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें भी, बस आपको एरिया फाइंड करना था, कर सकते थे आप इसे। अब देखिए अपना ये वाला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे करते हैं आप, हम इसे ए दे रखा है 10 डिग्री और इसकी वैल्यू पूछिए, कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए 10 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। 12 का गुणा 1/2 में करोगे तो आंसर 6 आएगा। प्लस 10 5 50, 50 में से 5 गए तो 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, मतलब कि 5/√2। अपन में लिखिए 9a मतलब 90, 90 का आधा 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 9/√2 माइनस 4। 10 5 50, 50 और 10 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ कितना डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आएगा 6√2 प्लस 5 आएगा, अपन में √2 आएगा, और 9 माइनस 2√2 अपन में √2 आएगा, और √2 से मैं √2 को कैंसिल कर दूं तो 6√2 प्लस 5, 6√2 प्लस 5 अपन में 9 माइनस 2√2, ये वाला मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, कर लोगे आप इसे, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन। देखिए वैसे भी आप दूसरा तरीका क्या है, देखिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देखिए इसमें माइनस माइनस ये नहीं हो सकता, इसमें माइनस प्लस ये नहीं हो सकता, इसमें प्लस प्लस नहीं हो सकता, तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल मिला, प्लस माइनस वाला। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। दूसरा तरीका देखिए, मतलब सेकंड क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी मेरा क्या कहता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो इसमें मुझे फाइंड करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहती है इस क्लास की, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ और बहुत शानदार कंप्लीट प्रैक्टिस होती है हमारी इस क्लास में। देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 आया। ठीक है, इक्वेशन आप देखोगे तो ऐसी दिखेगी, 2 cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का 3 cos थीटा हो जाएगा, और माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 1 हो जाएगा। इन सबको उठा के मैं इधर ले गया बस। देखिए ये बन जाती है इक्वेशन। अब मुझे cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्ट मेथड पता है आपको क्या, कि 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कितना 2, मतलब कि गुणा करने पर 2 आना चाहिए और सब माइनस का 3 आना चाहिए। तो मैंने देखा अगर मैं -2 और -1 ले लूँ, -2 और -1 ले लूँ, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो प्लस प्लस का 2 आएगा। ठीक है, और ऐड करूँ तो माइनस का 3 आएगा, ये ठीक है।
कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, साइन चेंज कर दीजिए, साइन रिवर्स कर दीजिए। 2 दे रखा है ना, तो अपन में 2 लिख दीजिए। 2 से 2 काटा, ये 1 आया, ये 1/2 आया। देखिए अगर cos थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और उसने क्लियर मान रखा है कि आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब cos थीटा की वैल्यू 1/2 लूंगा। cos थीटा बताइए, अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा मेरा 60 डिग्री। अब इसमें मैं वैल्यू रखूंगा, sec 60 डिग्री कितना होता है, sec 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस cot 60 डिग्री होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/3, मतलब 4 सही 1/3 मेरा आंसर आ जाता। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप इसी टाइप के शानदार क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार इसी टाइप की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आगे के पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।